देखो कुछ कुछ चीजें अपन पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपन जो चर्चा करेंगे ना, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें ये बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? जो न्यूक्लियस लविंग होता है उसको अपन न्यूक्लियोफाइल बोलते थे, है ना। तो टॉपिक डालो तुम्हारी कॉपी में, लिखो न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, करने लगेगी ना। न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिखो इसके अंदर। पहले लिखो न्यूक्लियोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। देखो ये चैप्टर बहुत 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 काम का है, ठीक है। ये है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि इस चैप्टर को कराने के बाद में मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म लगा है और ये रिएक्शन हो गई, है ना। तो हम हर रिएक्शन के साथ उसका मैकेनिज्म बार बार नहीं पूरा पूरा डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं कर लेंगे। हाँ फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, यहाँ SN1 लग रहा है सब जगह पे, तो तुम्हें बता ही दिया पहले यहीं पे SN1 क्या है, SN2 क्या है ना। E1 क्या है, E2 क्या है, E1CB क्या है, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। तो लिखो भाई न्यूक्लियोफाइल अपनी कॉपी में, इसमें लिखो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, it is electron rich species having at least one lone pair, having at least one lone pair of electrons। अब ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। बट ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा लुईस का बेस रहता है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम्हारी कॉपी में, पता है मैं नहीं करा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो तुम्हारी कॉपी में, बेसिसिटी। और व्हाट इज अ बेस? जिसके अंदर से हमारे पास क्या होगा, H प्लस आयन निकल, जो H प्लस आयन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास जो बेस होता है वो क्या करता है, वो H प्लस आयन को अपना लोन पेयर दे देता है और बेस H के साथ मिलकर और इस टाइप से कोई एक कंपाउंड बना लेता है। जैसे अगर मेरे पास NH3 है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसमें H प्लस आयन था, इसको अपना लोन पेयर शेयर कर लिया, तो NH4 प्लस बन जाएगा। तो हियर NH3 इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। तो लिखो अपनी कॉपी में बेसिसिटी, it is the tendency to donate, it is the tendency to donate electron pair, it is the tendency to donate electron pair to H plus ion। to H plus ion। नेक्स्ट लाइन में लिखो, all the nucleophiles are, all the bases are nucleophiles, all the bases are nucleophile, but all nucleophiles, but all nucleophiles are not bases, अब यहां पर देखो, आर नॉट बेसिस एट ऑल द टाइम्स, मतलब कभी कभी न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह भी काम करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किससे रिएक्शन कर रहा है।
और कभी कभी न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह काम नहीं भी करेगा। जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास है NaOH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर ये Cl इसके साथ अलग हो जाएगा, ये CH3+ बनेगा और ये लोन पेयर अपना CH3+ के साथ देके CH3OH बना लेगा। यहाँ का Na+ और जो Cl- है वो कंबाइन हो जाएंगे और NaCl बना देगा। पर अगर मैं इसको NaOH को HCl के साथ लूंगा तो ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है ये H+ को देगा और Cl- Na के साथ कंबाइन होके NaCl बना लेगा और यहाँ H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है NaOH जो है वो न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में इट इज न्यूक्लियोफाइल, दोनों केसेस में वो क्या है, पर ऊपर वाले केस में वो बेस नहीं है और नीचे वाले केस में वो बेस भी है। ठीक है, तो ऑल बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल, है ना, दोनों केस में वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है तो न्यूक्लियोफाइल हो गया। बट दूसरे वाले केस के अंदर बेस है, पहले वाले केस में वो अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, वो H+ तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो CH3+ को गेन कर रहा है ना, तो वो बेस नहीं हुआ। पहले वाले केस के अंदर जो NaOH का OH वाला पार्ट है वो CH3+ के साथ कंबाइन होकर और CH3OH बना रहा है, तो यहाँ पर वो H+ से कंबाइन तो हुआ नहीं, वो तो CH3+ से कंबाइन हुआ, तो वो अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। नीचे वाले केस के अंदर जो OH है वो H+ से कंबाइन हुआ, तो वो वहां पर H2O बना के अपना बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर वो है तो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है एंड इट इज न्यूक्लियस लविंग। तो ऑल द बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट, ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट बेसेस। ठीक है, एट ऑल द टाइम। सर डाउट, सर जैसे NaOH और प्लस HCl है तो OH और H का H2O बन गया, बट Na+ है तो वो न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ? मतलब Na+ थोड़ी नहीं हुआ, Na+ तो Cl- के पास गया, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है? जिसमें OH- न्यूक्लियोफाइल, वो पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा हमेशा पूरा समय, और क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना। अरे ऊपर वाले में भी OH- ही है, OH-। अच्छा, OH- जा रहा है। चलो भाई, टॉपिक डालो अपनी कॉपी में, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, द टेंडेंसी टू गिव electron pair to electron deficient, the tendency to give electron pair to an electron deficient carbon atom, to an electron deficient carbon atom is called nucleophilicity. टॉपिक लिखो नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कैसे डिफाइन करा अपन ने, कि कितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी काय काय पे डिपेंड करेगी, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, द फैक्टर्स विच इंक्रीजेस, the factors which increases electron density the factors increases the factors which increases electron density at the donor atom
increases nucleophilicity. चलो अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अगर बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। मानो कि मेरे पास ये कुछ ए है जिस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इससे मैंने कोई एक ग्रुप बी जोड़ दिया, तो मुझे चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बढ़े, तो बी का नेचर कौन सा होना चाहिए, अगर मैं इंडक्टिव के टर्म्स में बात करूं तो प्लस आई इफेक्ट की माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा भाई दिव्यम, प्लस आई इफेक्ट बेटा, प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये बॉन्ड इसकी तरफ आ जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी जो है शेयर करने की वो भी बढ़ जाएगी। अगर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हुआ तो वो तो इधर खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। निकल नहीं पाएगा। हाँ क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम the more polarizable donor atom is a better nucleophile, is a better nucleophile. Therefore large size of donor atom, therefore large size of donor atom increases nucleophilicity. तो डोनर एटम का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पीरियोडिसिटी। इसमें लिखो पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कि अलोंग द पीरियड हम देखें या किस तरह से हमारी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसमें चेंज आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर अपन अलोंग द पीरियड देखें तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो CH3 सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, देन NH2, देन OH, देन F। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है इधर जाता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा, है ना। अपने को ये भी पता है कि साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ये चित्र बनाओ अपनी कॉपी में, लिखो पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस from left to right, from left to right in a period because the size of the donor atom decreases. Because the size of the donor atom decreases. Next point लिखो, along the group। अब अगर अपन along the group देखेंगे तो नीचे जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज होता जाएगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, in a group nucleophilicity increases from top to bottom due to increase in the size of donor atom, due to increase in the size of donor atom।
तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? अगर मैं हेलोजन्स की बात करूं तो F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I माइनस, दिस विल बी द ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्टेरिक इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेरिक इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब स्टेरिक इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जब बल्की ग्रुप्स रहते हैं तो अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, हाँ है ना? उसी को अपन स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हो, है ना? तो लिखो स्टेरिक इफेक्ट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब स्टेरिक इफेक्ट्स के बेसिस पे अगर अपन ये दोनों एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास ऐसा हो रहा है कि ये तीन अल्काइल ग्रुप है, एक दो तीन। तो बिकॉज ऑफ दीज थ्री अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पर जो इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी वो कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द बल्की ग्रुप्स। और यहाँ पर तो बस इतना सही है, तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हाँ, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। और यहाँ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक और चीज है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखूंगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। बट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को अगर मैं देखूंगा तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बनाओ चित्र इसको। मतलब जो बेस की स्ट्रेंथ होती है वो न्यूक्लियोफाइल की वीकनेस हो जाएगी। नहीं, ये हमेशा नहीं होगा, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। पूछते क्या रहते हो तुम, पानी पीना, ये करना वो करना, इतनी आजादी होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। नहीं, भाई का भी क्या पूछना उसमें, नाचो वाले बैठ के, उसमें क्या हो गया? अरे रिस्पेक्ट करो तो नंबर मार दो ना, बस इतनी रिस्पेक्ट चाहिए टीचर को, ज्यादा नहीं चाहिए। साइंस पर मतलब एडिशन हो सकता है दोनों के बीच में। कितना? लाइक साइंस पर 63 डिग्री प्लस साइंस पर 27 वो 90 हो जाएगा। नहीं 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 ऐसा नहीं है। नहीं, वो साइन स्क्वायर कॉमन निकालने और 63 प्लस 27 करते हैं, ऐसा कर देंगे तो पाप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन एक को फिक्स रख देते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को फिक्स रख देते हैं, और जो साइन स्क्वायर 27 है उसको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, 90 माइनस हाँ तो उसको कॉस स्क्वायर 63 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 63 करेंगे तो 27 आ जाएगा ना। सर ऐसे वैल्यू कैसे आएगी मेरे को 60 डिग्री का तो पता नहीं। तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है जब दोनों एंगल सेम होते हैं, तो ये वैसे ही तो बन गया। चलो लिखा बच्चों इसको। नेक्स्ट लिखो द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट हमारे पास कैसे होते हैं, सबसे पहला लिखो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? हाँ, पहली बात तो पोलर होना चाहिए मॉलिक्यूल, मतलब उसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और वो पोलर प्रोटिक भी है। प्रोटिक वो होते हैं जो H प्लस आयन जिसमें से मिलता है, तो वाटर के अंदर से H प्लस आयन भी मिल जाता है। तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट large nucleophiles are good. In polar protic solvents,
large nucleophiles are good. फिर एक और हमारे पास सॉल्वेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं DMSO। मतलब क्या होता है उसका? प्लस cos square थीटा इज इक्वल्स टू 1 पता ना तो थीटा की वैल्यू जब सेम है तो आ जाएगा। तो 126 हुआ। अरे नहीं 120 थीटा प्लस थोड़ी है देख 60 भी दोनों सेम है ना तो थीटा की वैल्यू एक ही है थीटा तो अपना मैंने कौन करा? थीटा अपना एंगल होता है तो अगर मेरा हुआ देखो उसको 105 डिग्री और cos square 105 डिग्री डायमिथाइल तो वही आएगा। अच्छा समझ गया। सल्फोक्साइड, ओके अब समझ गया। डायमिथाइल सल्फोक्साइड। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डायमिथाइल सल्फोक्साइड ब्रैकेट में लिख लेना DMSO। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तुम्हारे पास, दो CH3 ग्रुप होते हैं और एक सर मैं कोई वेबसाइट मिली जिस पे प्रॉपर पीडी वो कोई बात नहीं किसी काम की नहीं। तो लिखो in DMSO या dimethyl sulfoxide which is highly polar solvent, which is highly polar solvent, in this the order of reactivity of halides is F minus सबसे ज्यादा, then Cl minus, then Br minus and then I minus। ये होता है DMSO के अंदर। बट जब अपन किसकी बात करते हैं, ये पोलर है बट एप्रोटिक है, इसके अंदर से H प्लस नहीं जाएगा। पर अगर मैं किसी पोलर प्रोटिक की बात करूंगा जैसे H2O तो उसके अंदर जो ऑर्डर है I माइनस सबसे ज्यादा, देन Br माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी, देन Cl माइनस। ये दोनों ऑर्डर अपनी कॉपी में लिख लो। जो H प्लस आयन देता है उसको बोलते हैं प्रोटिक, जिसमें से H प्लस आयन नहीं निकलता वो एप्रोटिक। अगला चलता है। अरे सॉल्वेंट है यार, देगा लिख लिया बच्चों, ऑर्डर लिख लिया। नहीं कर अच्छा नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास कुछ ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी के और बेसिसिटी के, ठीक है। कुछ केसेस में ये उल्टा चलता है, कुछ केसेस में ये सेम चलता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ऑर्डर डायरेक्टली याद करने हैं। बनाओ इसको चित्र को अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखोगे, इधर बेसिसिटी और इधर है हमारे पास उनका रीजन। जैसे CH3 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस, ठीक है। तो डोनर एटम बिलोंग टू द सेम पीरियड, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होता है।
उसी बेसिस पे सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाले के अंदर अगर अपन ग्रुप की बात करेंगे तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बेसिसिटी डिक्रीज होती है बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। उसी के बेसिस पे मेरे पास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला पॉइंट है। बनाओ बेटा चित्र अपनी कॉपी में। भैया ये सीबीएसई वाला सैंपल पेपर में आप करते कैसे करते हो? जो मतलब एक काल में बैठे हो तो वो पूरा करते हो अभी तो आगे से कोई नहीं कल लिखा बच्चों यहाँ तक का। लिखो बच्चों का ऑर्डर। लिख लिया। चलो एक बहुत ही सुंदर सा नया टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर। यार इससे ज्यादा कितना टाइम लेना है पीडीएफ। फिर हमारे पास होता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब लिविंग ग्रुप कौन होता है? जो छोड़ के जाता है ना वो लिविंग ग्रुप होता है।
ठीक है, तो कुछ होते हैं अच्छे लिविंग ग्रुप और कुछ होते हैं खराब लिविंग ग्रुप। क्या होते हैं बच्चों? जैसे अब तुम इतने टाइम से पढ़ ही रहे हो यहाँ पे आके अपने साथ में, तो तुमने देखा होगा, ये लाइट नहीं है क्या? मजे तुम्हारे यार। तो तुमने ऐसा देखा होगा कि हमारे पास एक बेकार लिविंग ग्रुप है। कौन है अपनी क्लास का बेकार लिविंग ग्रुप? कहाँ है अरुण पटेल? कहाँ है? तो अरुण पटेल जो है अपनी कोचिंग के, वो है बेकार लिविंग ग्रुप। आप उनको कितना भी बाहर निकाल दो, कितनी भी बार भगा दो, वो क्या होता है, वो भागता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है भाई। वो नीचे खड़ा मिल जाएगा आपको, बाहर खड़ा मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा आपको, पर वो कोचिंग कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा। आप परेशान हो जाओगे उसको कोचिंग से निकालने के लिए। तो ऐसे लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं बैड लिविंग ग्रुप, और कुछ होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। उनको आपको पता होता है कि कितनी इजीली आप इनको बाहर कर सकते हो। ठीक है, जरा सा एक्स्ट्रा टॉनिक दे दो, इतने में वो बाहर हो जाएंगे। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं विच आर वीक लिविंग ग्रुप, एंड कुछ होते हैं विच आर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, देखो लिविंग ग्रुप का फंडा क्या? लिविंग ग्रुप का फंडा ये कि जैसे ए और बी थे हमारे पास, अब ये अलग अलग हो गए। अब अगर बी माइनस जो है ये खुद में ज्यादा खुश है, मतलब ये बी माइनस बन के ज्यादा खुश है एज कंपेयर टू जब वो ए के साथ जुड़ा हुआ था, बॉन्डेड था। तो अगर यहाँ ज्यादा खुश है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? छोड़ के चले जाएगा, है ना? तो इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। और अगर इसकी टेंडेंसी है कि नहीं, मैं तो वापस से बी प्लस से ए प्लस से कंबाइन होके और ए भी बना दूं, तो फिर ये कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये अगर ए प्लस से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है, मतलब इसकी कौन सी स्ट्रेंथ ज्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। मैं बोल सकता हूँ लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर लोन पेयर को शेयर करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ए प्लस से कंबाइन हो जाएगा और ए भी बना देगा। ठीक है, तो लिखो द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर दोज, द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर दोज that become most stable, that become most stable after they leave, after they leave, because leaving group generally leave as a negative ion. ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव आयन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? अब उनकी टेंडेंसी कम होनी चाहिए लोन पेयर शेयर करने की। अगर कम होगी तो वो क्या होंगे? कंबाइन नहीं होंगे। कंबाइन नहीं होंगे तो वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप हो गए। तो लिख लो अपनी कॉपी में, वीकर बेसिस weaker bases are always good living group. नेक्स्ट लाइन में लिखो, a good living group always stabilizes, a good living group always stabilizes the transition state and lowers its free energy of activation, and lowers the
free energy of activation and thus increases the rate of reaction. A good living group always stabilize the transition state A good living group always stabilizes the transition state and lowers free energy of activation and lowers free energy of activation and increases the rate of reaction and increases the rate of reaction. अगर अपन हेलोजेंस की बात करें तो हेलाइड आयंस की बात करेंगे तो क्या होगा, मुझे बताओ F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एफ आई माइनस कौन सा वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है? ऑर्डर में लगाओ 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 लगाओ, बताओ मुझको। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन रिकॉर्डिंग में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र पता है, वही ग्रुप पे जो लिंक होता है। ठीक है, ये रखा जाएगी बैक में। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा वाला वीक बेस होगा। ठीक है, अब अगर अपन बेसिक स्ट्रेंथ को देखेंगे तो मेरे पास F माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तुमको कैसे चेक कर सकते हो, भले इनके एसिड बना लो, इनके एसिड बनाओगे तो तुम्हारे पास वो एसिड क्या क्या आ जाएंगे, HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब किस में से H प्लस निकलने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? HI में से, क्योंकि H का साइज छोटा है, I का साइज बड़ा है। तो अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ बनाएंगे तो वो ऐसी हो जाएगी। तो अपन अगर इनका कॉन्जुगेट बेस बना दें तो वो यही हो रहा है, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I माइनस। तो ये उल्टा हो जाता है ना। अपने को ऐसा पता है एसिड और उसमें से अगर आपने H प्लस निकाल दिया तो जो बनता है वो उसका बेस होता है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा और अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बस ये बेसिक फंडा है अपने पास। अब बेस जोन सा वाला स्ट्रॉन्ग है तो अगर अपन लीविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी को अपन मैथमेटिकली ऐसा भी तो बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ।
तो जो ज्यादा बेसिक होगा उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम हो, अरे कम होगी, 1 अपॉन में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। तो अगर अपन देखेंगे तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी तुम्हारे पास ऐसी हो जाएगी। आया क्या बच्चों समझ में? ये कुछ एग्जांपल्स लिख लो, टॉपिक डालो एग्जांपल्स ऑफ लिविंग ग्रुप्स। ये चारों थोड़े अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ एक काम करो, ये ध्यान रख लेना, अभी मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से लिख लेना। चलो क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of, arrange the following in the, लिखो क्वेश्चन कॉपी में, arrange the following in the increasing order of living group ability। देखो इस फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा, बताओ भाई। विच विल बी द बेटर लिविंग ग्रुप, ऑर्डर क्या होगा पहले वाले का? ये जो रूट वाले रहते हैं ना, उसको स्प्लिटिंग में बेटा अपना दिक्कत आती है। तेरे को ये 6 चाहिए, हाँ, ये √2 है, तो तेरे को 6 जो होता है वो 3 × 2 होता है, इस 2 को √2 × √2 लिख ले। अब तेरे को 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 2 √2 है, तो तूने बोला सर ये हो रहा है 3 √2, एक ले लेता हूँ मैं,
और एक रूट 2 ले लेता हूँ, तो 3 रूट 2 में से रूट 2 माइनस कर दूंगा तो हो गया 2 रूट 2, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस कर 6। और रूट वाला दिक्कत है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे पास क्या होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, F माइनस सबसे ज्यादा, देन OH माइनस, देन NH2 और NH2 माइनस और देन CH3 माइनस। क्लियर है इतना? क्यों होगा ऐसा बताओ? ये उसके ऊपर ये लिखवा दिया ना। अरे ये थोड़ी करना है देखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। देखो ये निकालने बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी। बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। ये ऑर्डर होगा पर क्यों होगा? क्या करेंगे अपन? अपन इनके सबके एसिड बना लेते हैं। सबसे पहले ये CH4 NH3 H2O और HF। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखूंगा तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये सबसे ज्यादा एसिड, देन ये, तो इनका कॉन्जुगेट बेस बना लो, F माइनस OH माइनस NH2 माइनस CH3 माइनस, कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर ये हो जाएगा। और अगर अपन लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करेंगे तो अभी ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, सबसे वीक बेस कौन सा आया, F माइनस आया, तो वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। या ऐसा भी बोल सकते हो कि उनके अंदर जो एसिड बना था, जो एसिड ने ऑर्डर फॉलो करा था, उसमें से H प्लस निकाल दो, वही ऑर्डर उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी का होगा। क्या अब भी समझ में आया बच्चों पहला वाला सभी को? बोलो बोलो बोलो, आया? सेकंड वाला करके बताओ मुझको। क्या करो, सबसे पहले उसके एसिड बनाओ, फिर चेक करो कि एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे उसके कॉन्जुगेट बेस की, और फिर बात करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी की। करो। बेच। हाँ, अपन ने इनके एसिड बना दिए, तो सबसे पहले तो एसिड बना दो, RCOH, फिर PHOH, फिर उसके बाद H2O और ROH। अब ये RCOH तो एसिडिक एसिड होता ही है हमारे पास, ये तो एसिड अच्छा है। फिनॉल जो होता है वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, बट एसिड के कंपैरिजन में कम। वाटर तो न्यूट्रल होता है, और ROH जो है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो और अपने पास R से प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम ये, फिर इनके कॉन्जुगेट बेस बना लो, तो बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो जो तुम्हारे पास सबसे वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बेस सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका। ऐसा हो जाएगा। और जब लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखेंगे तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होती है मेरे पास, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिक स्ट्रेंथ के। तो जो ये था इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ वही, उसके अंदर H डाल के जो एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही थी उसके। आया बच्चों समझ में?
आया क्या बच्चों समझ में? हाँ, जो H प्लस, देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अकेला हो जाएगा उसके बाद जो आयन बनेगा वो आयन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें H डाल दो, ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए। तो बस छोटी सी कहानी है, कर लोगे ऐसा। ठीक है, अगला लिखो, टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, सबसे पहले लिखो नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? इन विच द, हाँ, dipole moment of the solvent molecules is zero, in which the dipole moment of solvent molecules is zero. Example CCl4. Example CCl4. Next लिखो polar solvent. पोलर सॉल्वेंट्स भी अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं? जो पोलर भी होंगे और H प्लस आयन देंगे। और पोलर एप्रोटिक कौन से होंगे? जो पोलर तो होंगे बट H प्लस आयन नहीं देंगे। सर लग जाओ काम पे, बहुत सुंदर पुस्तक है वो, वेदास। आप बोलोगे तो मैं पूरी करवा दूंगा। पहले एक काम करो, खुशी और तुम बैठ के एक टॉपिक पकड़ लो कि अपन ये वाला टॉपिक करके देखते हैं, ठीक है? फिर एक अलग से टाइम निकालते हैं और इसको चीज को चालू करते हैं, ठीक है? एक टॉपिक करो तो सही। मतलब भाई ये चित्र बनाओ अपनी कॉपी में पूरा। चलो काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर सॉल्वेंट के बाद अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।